सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर वेव्स की काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आज हम दो डेरिवेशन करने वाले हैं, दोनों छोटी छोटी, इसलिए अपन दो करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली डेरिवेशन है अपनी स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको। मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत आते हैं। तो अपन शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन, जिसको अपने को अगेन डायमेंशनली अपने सिलेबस में इसको डायमेंशनली हमको डिराइव करना रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव। अब सबसे पहले शुरू अपन इसका मैं आपको फिगर बना के बताता हूं। ओके, ये जैसे मेरी एक फिक्स्ड बाउंड्री है। अब यहां से ये मेरी मान लो ना एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये इधर बाउंड्री से एक स्ट्रिंग बंधी है, और मान लो मैंने यहां से ना इसको डिस्टर्ब किया। मान लो किसी ने इसको यहां से डिस्टर्ब किया, किसी ने इसको यहां से डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब किया, यहां से मान लो डिस्टर्ब किया, तो यहां से एक वेव बन गई। ऐसी एक वेव टाइप बन गई जो आगे फर्दर ट्रेवल होगी। ये ऐसी, हाँ, ये कुछ इस तरह यहां से वेव बन गई। मान लो ये वेव आगे और ट्रेवल करेगी, तो ये स्ट्रिंग रस्सी में जो वेव बनती है उसकी क्या स्पीड रहती है, और वो स्पीड किस स्पीड में, मतलब वेलोसिटी। और मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कहना ठीक रहेगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी उस स्ट्रिंग वेव की किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो इस फॉर्मूले से हमको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ना, ये डायमेंशनली डिराइव करेंगे, तो हमको पता होना चाहिए किस किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले ये डिपेंड करती है हमारी इस स्ट्रिंग की टेंशन पे। भाई स्ट्रिंग है तो टेंशन तो आएगा ही आएगा, तो इसकी टेंशन पे डिपेंड करती है, और उसकी लीनियर मास डेंसिटी पे, यानी म्यू पे। अब या तो मतलब अब हम इसको ऐसे समझते, देखो म्यू यहाँ पे क्या है। म्यू का मतलब है लीनियर मास डेंसिटी। म्यू को समझना बहुत जरूरी है। हियर म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। और यहाँ पे म्यू सिर्फ मास या सिर्फ लेंथ नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। या तो आप डायमेंशन ऐसे भी कर सकते हो, मास को अलग लिख लो, लेंथ को अलग लिख लो, फिर एबीसी तीन पावर आ जाएगी। बट अपन इसको दो पावर में ही कर लेंगे, इसको इजी रखते हैं अपन, दो पावर में ही करते हैं। बट उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि म्यू मेरा कोई एक चीज नहीं है, वो दो चीज का रेशियो है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ से म्यू के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, मास होगा मेरा m1, मतलब मास m की पावर 1, मतलब और l लेंथ उसकी पावर 1, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे m1 l-1। तो ये मेरे म्यू के डायमेंशन हो जाएंगे, जो अपन इधर पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो ये मेरी दी आना, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, m0 lt-1, m0 lt-1 होती है हमारी वेलोसिटी, है ना। मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेंथ है डिस्प्लेसमेंट है लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर डिवाइड बाय सेकंड, तो मीटर एक तरह की लेंथ हो गई, और सेकंड यानी t इनवर्स। नीचे है ना सेकंड, तो ऊपर आएगा तो t इनवर्स होगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा, तो ऊपर क्या है, मतलब मीटर, ऊपर है ना डिस्प्लेसमेंट, मीटर है ना डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहाँ पे, मतलब ऊपर क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर ही तो l पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव आएगा पावर में, और डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम नीचे है, सेकंड में टाइम नीचे, तो ऊपर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है मेरा वेलोसिटी। आई होप आप समझ गए होंगे lt-1 कैसे है। ठीक है, यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट अपन मन से लगा लेते हैं के। टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, mlt-2। मास इनटू एक्सेलरेशन से लिख लो, मास क्या होता है मेरा m, और एक्सेलरेशन होता है मेरा lt-2। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर यानी l पर सेकंड स्क्वायर, यानी देखो f इज इक्वल टू ma होता है ना, यहां कर लेते हैं ना अपन, f इज इक्वल टू ma होता है। तो मास मेरा क्या हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर है ना ऊपर ही मीटर, तो पॉजिटिव आएगी इसकी पावर l, है ना, और पर सेकंड स्क्वायर तो डिवाइड में आता है सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर आएगा तो t-2, है ना। आया इतना तो समझ गए होंगे आप अभी तक, है ना। काफी सारे चैप्टर्स में अपनी डायमेंशन यूज हुआ है फोर्स का। तो mlt-2, mlt-2, और म्यू के मैंने निकाल लिए यहां से m1 l-1, m1 l-1, और t कुछ नहीं तो मैं यहां 0 लगा लेता हूं। ठीक है, इसको अपन रफ कर देते हैं, और यहाँ पे देखना है अब ध्यान से, अपन कंपेयर करते हैं, है ना। चलो शुरू करें, अब इनको कंपेयर करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लेट k इज इक्वल टू 1, इसको अपन 1 ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायमेंशन वैसे भी पता है अपने को। डायमेंशन एनालिसिस में मतलब अपन जब फॉर्मूले बनाते तो ये अपने को कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाता, और वैसे भी यहाँ फॉर्मूले में कांस्टेंट आएगा भी नहीं, फॉर्मूला आएगा √t/μ, तो यहाँ पे वैसे भी कांस्टेंट तो आना भी नहीं है, और हमको मतलब वैसे भी यहाँ पे कांस्टेंट हमने को 1 लेके चलना है। ठीक है,
तो 1 हो जाएगा कांस्टेंट, तो k लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आप लिख के बता देना एक स्टेप में, जैसे एक स्टेप में अपने लिख लिया, अगले स्टेप में इसको हटा देंगे, लेट करेंगे 1 ऐसे लिख देना, हटा देना अगले स्टेप में। चलो अब ये लिख देते हैं इसको m। ओ एक सेकंड, अपन भूल ही गए, a और b लगाना तो भूल ही गए भाई। अपने को पता थोड़ी वो कितनी उसकी पावर पे, कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो a और b पावर भी तो आएगी। इधर भी फिर t के ऊपर a की पावर थी ना, तो ये t के डायमेंशन के ऊपर a की पावर और म्यू के डायमेंशन के ऊपर b की पावर है ना, तो ये भी तो चल रहा है, ये भी आ जाएगा। मतलब m0 l t minus 1 एज इट इज, के हटा देते हैं, 1 ले लिया अपन ने, 1 मल्टीप्लाई होगा सब एज इट इज रहेगा, है ना, तो k का कोई अब यूज नहीं है, ठीक है। m की पावर a हो जाएगी, पावर अंदर मल्टीप्लाई करा दो, और l के ऊपर भी a आ जाएगा, और -2 into a -2a, है ना, पावर इस तरह सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे भाई। m और l के ऊपर 1 की पावर है ना, 1 into a l, इधर भी 1 into a हो जाएगा, और उधर इधर b की जिसमें पावर है, तो m के ऊपर 1 है, m के ऊपर क्या है 1 है, 1 into b, m के ऊपर b की पावर l, इधर -1 है into b -b, ठीक है। आगे चलते हैं, और t के ऊपर 0 की पावर है, तो अभी भी t 0 into b करोगे तो भी 0 ही रहना है वो तो। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या है अपना, चलो ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, m0 lt -1, और यहाँ पे अपन mm, अब एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले mm वालों को एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जैसे mlt एक ब्रैकेट के अंदर है, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाली सब चीजों के बीच में मल्टीप्लाई है, इधर बीच में मल्टीप्लाई है, फिर इन सब के बीच में मल्टीप्लाई, सबके बीच में मल्टीप्लाई, तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, mm वालों को एक साथ लिख लेता हूँ, m की पावर a और एक ही m की पावर b, l की पावर एक ही है और l की पावर -b एक ही है, t की पावर -2 है, और वो तो t की पावर 0 है, t की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ इतना ही बचेगा ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको अभी तक भी लिखने की जरूरत नहीं, बट वो तो अपन ने लिख दिया है, बट उसको जरूरत नहीं लिखने की, तो उसकी पावर 0 है, तो इतना आ गया अपना। चलो अब बस अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, m0 l t -1 इज इक्वल टू, सिंपली अब बेस सेम है, mm पावर ऐड हो जाएगी, इधर भी बेस सेम है, l पावर ऐड हो जाएगी, a और प्लस b, a प्लस b उधर बढ़ जाएगा, ऑलरेडी माइनस है, तो a प्लस ऑफ -b, a प्लस -b करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a -b लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, है ना, और यहां से क्या हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं ना मतलब एक काम करता हूं, इसको अपन अलग से कर लेंगे ना, ये वाला अगला टॉपिक रहेगा, उसको अपन बाद में कर लेंगे, पहले अपन इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं पे ही। अब यहाँ पे आगे बस पावर्स को कंपेयर करना बाकी रह गया। चलो अब यहाँ से कंपेयर करो, mm की पावर मतलब है ना इक्वल्स टू है बीच में, तो पावर्स कंपेयर हो सकती है, बेस भी सेम है ना, तो बेस सेम वालों की पावर अपन कंपेयर कर लेते हैं। mm वालों की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इधर 0 इधर a प्लस बी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 1, यहाँ l के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1, और आखिरी -2a इज इक्वल टू -1। कोई अपने को दो इक्वेशन यूज करनी है, तो यहां से तो डायरेक्ट बन जाएगा, a की वैल्यू निकाल लो, -1 बाय -2 कैंसिल होके a की वैल्यू सिंपली 1 आ जाएगी। चलो a की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, अब कोई एक इक्वेशन में पुट करके भी निकालो, इजी ऊपर वाली है, तो a प्लस बी बराबर 0, तो यहां से मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस, है ना, a की वैल्यू डाल दी मैंने, तो मेरा b आ गया -1/2। अब अपन एक काम करते हैं, बस अब वैल्यूज डाल देते हैं। मेरा अब वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड करी थी, k कांस्टेंट तो मैंने हटा ही दिया था 1 लेके, तो मैं डायरेक्ट इक्वल्स टू लगा देता हूं यहाँ पे, ये इसको देखो जहां मैंने टिक करा है, तो प्रोपोर्शनल क्या जाके मैं k लगा सकता हूं, बट मैंने उसको ऑलरेडी 1 मान लिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। t की पावर a आ गई, तो a आने a अपना 1/2 आया, और म्यू की पावर b आ गई, b मेरा -1/2 है। अपने को पता है किसी के ऊपर भी देखो, हमेशा रूट हटता है ना तो पावर 1/2 आती है, रूट हटता है तो पावर 1/2 आती है, तो मैं 1/2 पावर, अगर रूट हटता है तो 1/2 पावर आती है, और 1/2 को हटाना है तो मैं रूट लगा देता हूँ, भाई रूट हटता है 1/2 आता है, तो 1/2 हटेगा तो रूट आएगा, है ना, और कभी भी -1/2 हटेगा तो रूट की वो चीज डिनोमिनेटर में आएगी, मतलब रूट में ही आएगी बट डिनोमिनेटर में आएगी, अगर -1/2 है तो, ठीक है, तो ये रहता है ना। अब t के ऊपर 1/2, दोनों रूट में तो दोनों आएंगे, क्योंकि है तो दोनों के ऊपर ना 1/2, बट एक है कि नहीं म्यू के ऊपर -1/2 है तो म्यू नीचे आएगा, है ना, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है, जिसमें टी को अपन इलास्टिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं और म्यू को इनर्शियल प्रॉपर्टी भी, तो इसको ऐसे भी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी। मतलब इन शॉर्ट वो तो खैर लैंग्वेज हो गया, मतलब अगर यहाँ पे ये रखना है, टी यानी टेंशन होता है जो न्यूटन में होता है, और म्यू अपना आपको हो सकता है म्यू अपना लीनियर मास डेंसिटी, क्वेश्चन है मास
मास और लेंथ हो सकता है अलग दी हो, तो आप मास और लेंथ को डिवाइड करके म्यू निकाल लेना, मास डिवाइडेड बाय लेंथ करके, या डायरेक्ट भी हो सकता है आपको म्यू दिया हो तो वैसे करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। और भी इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, है ना। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। इसको अब देख लिया होगा आपने, शुरू करते हैं बकली डेरिवेशन। ये हो गया अपना स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव। अब हम पढ़ेंगे ना, जैसे अपन ने वेव पढ़ी थी, है ना। अब वेव ट्रेवल करती है, तो वेव में अगर मान लो कोई दो पार्टिकल मैंने अपने मन से ले लिए, ठीक है, पूरी वेव में, है ना, तो उन दोनों पार्टिकल्स का फेज में जो डिफरेंस होगा और उनके पाथ में जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस की रिलेशन बनाने वाले हैं, है ना। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा सुनने में। देखो अब अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है डेल्टा फाई। देखो फेज क्या होता है, फाई होता है, तो लेकिन अपन फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस के इंटू डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस। अब समझना, ठीक है। देखो के तो अपना कांस्टेंट होता है 2π/λ, एंगुलर वेव नंबर पता है, अपन ने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज ध्यान से देखना, है ना, कि जो मेरा डेल्टा फाई होता है ना, वो फेज डिफरेंस होता है, डेल्टा एक्स है ना। देखो मैं पहले आपको वेव बना के बताता हूँ। डेल्टा एक्स मेरा क्या होता है, पाथ डिफरेंस। देखना वेव, देखना ये मेरी वेव यहाँ पे बन गई। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इस वेव में मैंने दो पार्टिकल पसंद कर दिए। लेकिन से कोई एक पार्टिकल मैंने ये वाला पार्टिकल ले लिया, इस वेव में अलग अलग पार्टिकल होंगे, एक अपन मन से कोई से भी ले लेते हैं, और एक अपन ने ये वाला पार्टिकल ले लिया। मान लो इस पार्टिकल की दूरी, मान लो इस पार्टिकल की दूरी मैंने ले ली x1, इसको ले लेता हूं मैं x1, और इस पार्ट मतलब और है ना, ओरिजिन से इस पार्टिकल को x1 ले लिया, ओरिजिन से इस पार्टिकल की दूरी मैंने x2 ले ली, ठीक है। तो मैंने दोनों पार्टिकल्स की दूरी मान ली, यहां से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये ओरिजिन होगा ओ, है ना, तो मैंने दोनों की दूरी ले ली। ये x क्या है, इनकी पोजीशन है ना, और पाथ मतलब इनका पाथ क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितने पाथ की दूरी पे है। तो इन दोनों पाथ का अगर मैं डिफरेंस ले लूं x2 माइनस x1, मतलब वो जो भी आप माइनस करो, बड़े में छोटे को, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लूं मैं। इन शॉर्ट इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा x होता है भाई। x2 माइनस x1 कर लो तो डेल्टा x आ जाएगा, phi2 माइनस phi1 कर लो, तो मतलब इन शॉर्ट डिफरेंस की बात हो रही है ना। तो डिफरेंस पाथ डिफरेंस है नहीं, इन x का डिफरेंस, और phi है डेल्टा में है phi का डिफरेंस, और की तो कांस्टेंट रहता ही है ना, कि अपने पढ़ा है अपना। अभी अगर आप देखो तो मेरी ओमेगा बाय वी, मतलब ओमेगा बाय वी के बराबर होता है, और वो सारी चीजें अपन ने वेव में पढ़ी है। जो सबसे पहली वेव की इक्वेशन अपन ने डिराइव की थी, सबसे बेसिक वाली, जो चैप्टर की शुरुआत में थी, तो वो भी है चैनल पे, वो आप देख सकते हो। बट के यहाँ पे भी अपन ने डिराइव किया था कि एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, 2π/λ। अब वो भी अभी अपन आगे करते हैं। अब सबसे पहले अभी आप ये देखो कि अपन इसको डिराइव कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को। अब मान लेते हैं मैंने दो वो ले ली इक्वेशन, y1 y2। अब वेव की इक्वेशन क्या होती है, मैंने भाई फर्स्ट वीडियो में, मतलब इस चैप्टर की फर्स्ट डेरिवेशन में करी थी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx 1, और पहले मैं लिख लेता हूं फिर बताता हूं, ओमेगा t माइनस kx2। अब यहाँ प्लस 5 भी लिखते हैं, वो तो अपना मन है, मतलब अभी यहाँ पे जरूरत नहीं, तो अपन नहीं लिख रहे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी ओमेगा यहाँ पे होता है अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है 2π/t। अब ओमेगा देखो, आप मैं समझता हूं, अब आप सोचो कि मैंने इसके लिए ओमेगा, उसके लिए t सब सेम कैसे लिखा है। तो देखो ओमेगा मेरा होता है 2π/t, और 2π तो कांस्टेंट रहता ही रहता है t। अब यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल एक ही वेव के, तो अब वेव का टाइम पीरियड तो कांस्टेंट रहेगा ना, इस वेव का अपना कुछ टाइम पीरियड होगा, है ना। मतलब यहाँ मैं t को मान सकता हूँ कांस्टेंट। वो ये वेव कितना टाइम लगा रही है एक पूरी साइकिल को, एक साइकिल कब कंप्लीट होती है, जब इस हॉरिजॉन्टल लेवल से वेव ने शुरू किया यहाँ से, और इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे पहुंच गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगा होगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो वो तो फिक्स होगा वेव का, तो उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसलिए अभी है तो दोनों एक ही वेव के पार्टिकल, तो दोनों के लिए ओमेगा सेम रहेगा। टी स्मॉल टी और कैपिटल टी में फर्क होता है। कैपिटल टी ये वाला होता है टाइम पीरियड, जो मैंने बताया पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में। स्मॉल टी एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब मैं उन पार्टिकल को स्टडी कर रहा होता हूँ। तो मैंने दोनों पार्टिकल को एक स्पेसिफिक टाइम में स्टडी किया है, इसको भी, तो दोनों का वो स्पेसिफिक टाइम सेम रहेगा, कि दोनों को मैंने इतने सेकंड पे देखा। मान लो उसको मैंने 5 सेकंड पे नोटिस करा, इसको भी जब वेव चालू हो गई थी, दोनों को मैंने 5वें सेकंड पे दोनों को देखा, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक टाइम है। तो स्पेसिफिक दोनों को मैंने मान लो सेम टाइम पे देखा, तो वो सेम रखा मैंने मन से, ठीक है। के तो होता ही कांस्टेंट है, के होता है 2π/λ,
तो 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है और लैम्डा भी मेरा पूरी वेव के लिए फिक्स रहेगा। भाई वेव एक ही है ना दोनों पार्टिकल के लिए, तो भाई वेवलेंथ क्या होती है, ये दूरी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी, या ऐसा एक और ट्रफ होता है दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी, ये वाली, इसको कहते हैं वेवलेंथ, या आप इसको भी कह सकते हो वेवलेंथ। ये जो इसका एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है ना यहाँ तक, जो मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी आप वेवलेंथ कह सकते हो। या अब एक और ऐसे मान लो एक और ऐसा ट्रफ होता है नीचे वाला एक और ट्रफ होता है, तो उसके और उसके बीच की दूरी को भी कह सकते हो वेवलेंथ, ठीक है। तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ना पूरी वेव में, है ना, उसका कुछ वेवलेंथ है अपनी, तो वो मान सकता हूं मैं कांस्टेंट, तो के भी मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। अब अगर आप यार ध्यान से देखो x1 और x2 तो डिफरेंट होंगे ना, वो तो अपने माने ही डिफरेंट, एक यहाँ पे ये पास में एक दूर है ओरिजिन से, तो वो तो डिफरेंट होगा। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को दोनों, अब देखो फेज क्या होता है, फेज जो फाई होता है ना इस ब्रैकेट को कहते हैं फाई, ये मेरा फाई 1 हो गया, ये मेरा फाई 2। फेज बेसिकली जो अवस्था बताता है, पूरी इक्वेशन के बारे में बताता है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे ओमेगा है, तो उस इक्वेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, उसका स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, यहाँ पे अपने कांस्टेंट मतलब है ना, तो टी उसका स्पेसिफिक टाइम बता रहा है कि अपना है ना, उसका 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स उसकी पोजीशन क्या है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जानकारी है इसके अंदर, इस साइन के ब्रैकेट के अंदर काफी सारी जानकारी है उस पार्टिकल की। तो कुछ नहीं बस, तो वो उसकी अवस्था फेज के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये मेरे पहले पार्टिकल, मतलब एक तरह से क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं ना, तो एक तरह से वेव के पार्टिकल है, तो मैं उनके लिए वेव इक्वेशन इस तरह लिख सकता हूँ, दोनों पार्टिकल के लिए अलग अलग, ठीक है। तो बस ये है ना, तो बस ये क्या बता रहा है, उन पार्टिकल्स की अवस्था को बता रहा है, तो बस सारी जानकारी है ना साइन के ब्रैकेट के अंदर, तो उसकी अवस्था उसके बारे में जो बताता है, तो मैं हर एक पार्टिकल के लिए ऐसे अलग करके इक्वेशन लिख सकता हूँ। मैंने पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए इक्वेशन बना दी ना, तो देखो x1 x2 मैंने पर्टिकुलर पोजीशन लिख दी उन पार्टिकल्स की, तो अभी वेव की इक्वेशन नहीं होगी, उन पार्टिकल्स की पर्सनल इक्वेशंस हो गई, x1 इस पार्टिकल की और x2 वाली इस पार्टिकल की, तो ये है ना, उसकी पूरी जानकारी बता रहा है ब्रैकेट, तो फेज हो जाता है अवस्था उसकी। अब मुझे क्या करना है, फेज डिफरेंस निकालना है, तो मैं फेज को माइनस कर देता हूँ, फाई 2, तो मैं फाई 2 माइनस फाई 1 कर देता हूँ, है ना, जनरली अपन बाद वाले में पहले वाले को ही करते हैं। तो यहाँ पे बस एक डिफरेंस निकालना है, और यहाँ पे ज्यादातर अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो अपन किससे भी माइनस कर सकते हैं, तो फाई 2 माइनस फाई 1 कर देते हैं अपन, है ना, क्योंकि मेरे को फेज का जो डिफरेंस निकालना है, इन दोनों से मतलब है ब्रैकेट से, इन्हीं का डिफरेंस चाहिए अपने को डेल्टा फाई में, ठीक है। डेल्टा मतलब डिफरेंस ही तो होता है, पहला ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स 2, पहला ब्रैकेट माइनस मतलब दूसरा ब्रैकेट माइनस पहला ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स 1, है ना। अब माइनस को अंदर ले जाते हैं, मतलब ये क्या है मेरा, ये डेल्टा फाई तो हो गया, फाई 2 माइनस फाई 1, ओके, ओमेगा टी माइनस के एक्स 2 माइनस ओमेगा टी, है ना, माइनस और माइनस माइनस प्लस के एक्स 1, मेरा ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, सही है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा क्या बचा, के एक्स 1 प्लस का बचा माइनस के एक्स 2, के मेरा कांस्टेंट है, कॉमन ले लो, मतलब दोनों में सेम है, अंदर बचा मेरा x1 माइनस x2। अब अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि x1 तो छोटा है, x2 मेरा बड़ा है इसके, अब इसके ज्यादातर मॉड की बात करते हैं, मतलब डेल्टा फाई के फॉर्मूले में, तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि x1 बड़ा है कि छोटा है, तो हमको ज्यादातर इसका आंसर हमको ज्यादातर पॉजिटिव निकालना रहता है ना, तो उसकी पॉजिटिव ही हम बात करते हैं ना। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपका सब में आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, कि वहां डायरेक्ट डेल्टा x दे रखा है, बट बाकी अब बेसिकली हम इसको उसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा फर्क रहता है हमको, तो हम बस डेल्टा x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पोजीशन का डिफरेंस तो है ये। अब वो है कि वो नेगेटिव आएगा, तो हमने पहले ही मॉड लगा लिया ना, यहाँ लगा लो मॉड, हमने पहले ही मॉड लगा लिया, ठीक है। तो मैंने उसको डायरेक्ट डेल्टा x लिख दिया, है ना, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो भले x1 माइनस x2 वाले नेगेटिव भी आ रहा होगा, बट मैंने डेल्टा के टर्म्स में लिख दिया, क्योंकि डिफरेंस है भाई दोनों पोजीशन का, और पॉजिटिव से मतलब है तो मॉड लगा लिया, तो ये के डेल्टा x वाला फॉर्मूला आ गया। के अपना यहाँ पे वो होता है एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x, दोनों के बीच के x वाले डिफरेंस, x का डिफरेंस, इसका x1 इसका x2, इनका डिफरेंस, ये इनका फेज डिफरेंस दोनों के बीच का अवस्था में, ये दोनों ब्रैकेट का, तो ये हो गया, डेरिवेशन दोनों कंप्लीट हो गई। दो बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रिपेयर कर लीजिएगा, दोनों से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।